हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB की तैयारी करेंगे, यानी कि DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस में। और उसमें क्या देख रहे हैं हम? NCERT, यानी कि NCERT देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th की। और आज हमारा क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, यानी कि 10वां चैप्टर है। तो इसमें क्या गया है? संविधान का राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन वाले चैप्टर में अगर इसका पूरा एनालिसिस देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या बताता है कि संविधान में हमारे, जैसे कि हमारा कल क्या था, हमारा क्या था, एक जीवित संविधान के रूप में माना गया था, आज राजनीतिक दर्शन के रूप में बताया गया। तो ये टॉपिक रखा ही क्यों गया है? यानी कि 11th क्लास में 10वां टॉपिक, यानी 10वां चैप्टर में इस टॉपिक को रखा ही क्यों गया? राजनीतिक दर्शन क्यों रखा गया? जीवित का तो माना जाता है कि जीवित एक तरह से जीवित दर्शन के रूप में, जीवित स्रोत के रूप में माना जाता है, पर राजनीतिक दर्शन के रूप में क्यों माना जाता है? आपको पता है कि हमारा जो है 75 साल के आसपास हम, यानी कि उससे आसपास स्वतंत्र यानी कि हम आज़ाद हुए हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो यानी संविधान है, यानी संविधान को कहीं ना कहीं राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और राजनीतिक दर्शन में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, यानी कि एक व्यक्ति राजनीतिक दर्शन के रूप में भी कहीं ना कहीं उसे देख सकता है। किसको? संविधान को। तो संविधान के चैप्टर में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता देता हूँ, और जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही कहीं ना कहीं एक नंबर का भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ, जैसे आजकल का प्रोस्पेक्टिव चल रहा है, आजकल का दौर चल रहा है, तो क्वेश्चन का परिवर्तन होते हुए एक आधा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है जापान के संविधान, यानी 1947 में जापान के संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है सॉरी, संविधान कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं बात अटपटी सी लगी। और कहीं ना कहीं आजकल जो इस तरह से संविधान का टॉपिक चल रहे हैं, संविधान में कहीं ना कहीं, संविधान बोला पॉलिटिकल में टॉपिक चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल में जब टॉपिक मिलते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी अटपटी चीज़ें भी डाली जाती है। क्योंकि हमने जब हम MA में होते हैं तो MA में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बच्चे US की पढ़ लेते हैं, UK की पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं हम और कहीं ना कहीं जर्मनी फ्रांस की पढ़ लेते हैं, पर इसकी जापान इधर की कहीं ना कहीं इतनी बारीकी से नहीं पढ़ते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है संविधान, यानी संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। यानी कि संविधान क्या है? लोकतांत्रिक बदलाव का साधन क्यों है? यानी कि इसने क्या कहा है? संविधान क्या है? यानी चैप्टर क्या कह रहा है? राजनीतिक दर्शन है। भाई आप ये बताओ, पहले क्या होता था? पहले आपने एक नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, अब मैं यानी कि पार्टी से कोई तो यानी कि वहाँ पर एक टाइम पे ऐसा आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में को भी क्या है, अपनी मर्जी से चुना गया था। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि चीफ जस्टिस जो क्या है न्यायपालिका में चीफ जस्टिस को चुना जाता है, तो वो कॉलेजियम सिस्टम से चुना जाता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अपने जो एक तरह से अपना न्याय पालिका में हस्तक्षेप किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं संविधान को लोकतांत्रिक दर्शन का पता होना चाहिए कि संविधान, या सॉरी, लोकतांत्रिक पार्टी को ये पता होना चाहिए कि संविधान के अनुसार चलना है। अगर संविधान से हट के चलोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखे? यानी कि संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखे? संविधान सभा में क्या बताया गया? तो संविधान सभा में ये बताया था कि संविधान प्रमुख है, यानी कि ये जो किताब है संविधान की, ये क्या है? प्रमुख है, और इसके ऊपर कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं संविधान में कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान को यानी कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? भाई राजनीतिक दर्शन क्या है? एक उदारवाद है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष संघवाद है, समुदाय के लिए यानी कि जीवन मूल्य का
एक तरह से हमदर्दी करता है, धार्मिक है, भाषीय, अल्पसंख्यक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारा संविधान का काम है। चलिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता मैंने आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये क्या है, सभी संविधानों का, जैसे कि आपके समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये क्या है, सारे इसके अंदर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, अगर स्वतंत्रता खत्म हो गई तो क्या समानता रहेगी, नहीं रहेगी। शिक्षा का अधिकार रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि स्वतंत्रता के अनुसार ही हम शिक्षा के अधिकार को पा सकते हैं, समानता को भी पा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी, तो ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि आपके लिए संविधान में ये कहा गया है, उदारवाद, यानी जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो उसमें इसका अर्थ ये है, इतना भर नहीं होता कि वह संविधान के यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में उदारवादी के बारे में और समझिए, यानी शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलाइजेशन, यानी कि सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन के मूल्य के ऊपर हमेशा व्यक्ति के, और तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सामाजिक न्याय का मतलब ये है, एक तरह से सामाजिक न्याय, सामान्य न्याय। सामाजिक न्याय मतलब कहीं ना कहीं संविधान में कहा गया है, एक तरह से उदारवाद की बात कही गई है और पूरे समाज में एक न्याय की बात कही गई है। फिर आता है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान किया, यानी अल्पसंख्यक हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि अलग थलग पड़ा हुआ है, एक तरह से एक हाशिए पर है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, हाशिए पर है। जो हाशिए पर है उनके लिए कहीं ना कहीं अलग से प्रोविज़न किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनको उससे सुरक्षित रखा है। जैसे कि मान के चलिए हमारे यहाँ क्या है, बाघों की कमी हो रही है, या कि एक तरह से जब बहुत सारी स्पीसीज़ की कमी हो रही, तो उसे बचाए रखने के लिए, इसी तरह क्या है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता, ये कहीं ना कहीं बताया गया है। और हमारे अनुसार, यानी हमारे आर्टिकल, ये जो आर्टिकल हैं ये क्या बताते हैं, कहीं ना कहीं समानता से व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाने की बात करते हैं, एक तरह से धर्म की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न करे गए हैं। चलिए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आपको पता है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत में एक वर्ड की बात कही है, भारत में, यानी भारत का, सॉरी इसे का लिखेंगे, भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है भाई, भारत में कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये कहानी कहीं ना कहीं इस प्रोविज़न में कही गई है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता वाली बात कही है। और धर्मनिरपेक्षता आपको पता ही है, यानी 23-24, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या है, धर्म यानी कि धार्मिक समूह के अधिकार, राज्य का हस्तक्षेप का अधिकार, यानी कि ये सब चीज़ें बात कही गई हैं। इस चैप्टर में जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, यानी कि एक प्रोविज़न इम्पोर्टेंट था, वो आपको मैंने बता दिया। जापान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सॉरी, जिस तरह से हमारा क्या है, एक तरह से पीजीटी में, यानी कि पीजीटी नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो कहीं ना कहीं टफेस्ट पेपर भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं संघवाद। संघवाद की क्या है, यानी कि संबंधित अनुच्छेद 300 यानी 371 को जगह देकर भारतीय संविधान में असमतोल संघवाद जैसे कि अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। किसे अपनाया? संघवाद के संबंध में अध्ययन में हमने देखा है कि संविधान एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई है। संविधान के झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संघ की विभिन्न इकाई की कानून, हैसियत और विशेषाधिकार के महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि ये क्या कह रहा है, संघवाद की, और संघवाद यानी कि संघवाद का मतलब सीधे सीधे क्या है, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, क्या है, संघवाद का मतलब है शक्ति का बंटवारा। भाई आप ये मान के चलो, भले ही हमारे यहाँ केंद्र का
और एक चीज़ और, आपने एमए में यानी कि जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे होगे बीए या एमए में कहीं भी, तो आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि भारत यानी कि भारत भारत ना तो संघवाद पूर्ण यानी अ, पूरी तरह से संघवाद है और ना ही संघवाद यानी कि ये मान के चलिए, ये कहा जाता है कि भारत ना तो पूर्ण तरह से संघवाद है और ना ही पूर्ण तौर से एक तरह से एकात्मक सरकार के रूप में है। क्यों? क्योंकि संघवाद में क्या होता है, केंद्र यानी कि एक तरह से पूर्ण शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरह से आलोचनात्मक है। अब आलोचनात्मक है क्यों? क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं जब क्लास लेते हैं एमए में, कहीं ना कहीं जब इंटरेक्शन होता है टीचर और क्या नाम स्टूडेंट का, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझ में आता है। और समझ में क्या आता है, जब आप पॉलिटिकल को डीपली पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको आंसर मिल जाएगा कि हमारा देश जो है पूर्णतः संघवाद नहीं है। ठीक है, पूर्णतः संघवाद नहीं है। और इसका रीज़न जब आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो है आपको डीपली समझ में आ जाएगी, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस को डीपली समझ जाओगे, तब आप समझ जाओगे कि भारत ये वर्डिंग क्यों कही गई है। ठीक है, वो आलोचना नहीं है, आलोचना करी जाती है भली, पर ये पूर्णतः से एक तरह से आपको बात समझ में आएगी। राष्ट्रीय पहचान, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ आपको पता होगा कि जब हम क्या पढ़ते हैं, सूचियाँ, क्या पढ़ते हैं, सूचियाँ। अब सूचियाँ जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उस सूचियों में एक चीज़ और देखी होगी भाई, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और एक इधर आता है 5वीं 6ठी अनुसूची। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें कहीं ना कहीं जो दल परिवर्तन, भाषा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ज़रूर बताती है। और जो ये कानून है, यानी कि इसमें दलित वर्ग का जो प्रावधान है, दलित वर्ग का जो प्रावधान है, कहीं ना कहीं आजकल के जो वो कानून हैं जो आपका किसके लिए क्या कहा जाता है, भेदभाव के लिए। तो वो भेदभाव को यानी कि भेदभाव मुक्त रखने के लिए कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है कि दलितों को क्या है, कानून की सहायता प्रदान होनी चाहिए, और जो दलित के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है उसको बचाना चाहिए। तो वो क्या है, 21 से यानी कि अनुस्वतंत्रता की बात कही। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा सा उससे रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर हम जब एक बार सब चीज़ देख लेंगे, क्यों इसमें देखो क्वेश्चन तो आपको कोई भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए कराया है, 2-3 क्वेश्चन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, या टॉपिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में देखे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और कल आपकी नेक्स्ट किताब शुरू होगी तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू।